स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है ये बीएड सेकेंड ईयर की है, जिसमें हम पेपर थर्ड का एक टॉपिक लेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में माध्यमिक शिक्षा आयोग की जगह मुदालियर आयोग पूछ ले तब आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। दोस्तों देखिए, आज की ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल से इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं तब अवध यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड के फिल हो रहे हैं, जो कि 30 जून इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं। लास्ट टाइम में क्या होता है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और आपने अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, फ़ीस नहीं जमा किया है तो समय रहते अपनी फ़ीस भी जमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा कि आपकी जब एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्दी ही निर्धारित कर दी जाएगी, इसलिए अब ज़्यादा समय परीक्षा के बचे नहीं है। आप सब पढ़ाई में लगे रहिए। जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो इनफ हैं और जो भी क्लासेस अभी बची हैं, कुछ टॉपिक अभी शेष रह चुके हैं, उनको भी कवर किया जाएगा और दिन में आपको 2 से 3 क्लासेस अब मिलने लगेंगी, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। तो इसलिए चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो देखिए, 1948 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार से माध्यमिक शिक्षा की जांच हेतु एक आयोग की नियुक्ति का सुझाव दिया था। जनवरी 1951 ईस्वी में उसने अपनी मांग को फिर से दोहराया। भारत सरकार ने क्या किया, 23 सितंबर 1952 ईस्वी को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। इन 9 सदस्यों के साथ ही 17 सहयोगी सदस्य थे और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने सहायक सचिव के रूप में कार्य किया था। देखिए, आपसे वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग क्यों कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, टॉपिक को अच्छे से आपने क्लियर किया है, वहीं से वेरी शॉर्ट निकल कर आता है। आपको वेरी शॉर्ट की अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जो है वो लॉन्ग से ही निकल कर आते हैं। तब आप क्या करिए, ज़्यादा फोकस करिए लॉन्ग प्रश्नों पर। आगे देखिएगा, आयोग की जांच का विषय क्या था कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों की जांच कर उसके विषय में रिपोर्ट देना तथा उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना। इस रिपोर्ट में 15 अध्याय और 244 पृष्ठ थे, यानी कि पेज थे। जून 1953 में यह रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार के सामने या समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसके अधिकतर सुझावों को सरकार ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। आगे देखिएगा, अब इसके उद्देश्यों के बारे में हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। अब तक आपने जाना कि इसका गठन कैसा हुआ, कैसे हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कब हुआ। अब जानिएगा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। तो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं। पहला उद्देश्य है लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना। माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास होना चाहिए। इसके अनुसार और फलस्वरूप यह प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने वाली ये शिक्षा होनी चाहिए। सभी के लिए ये शिक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है सभी के लिए। अगला क्या है, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति। तो माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास होना चाहिए। फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत औद्योगिक एवं व्यावसायिक विषयों को भी स्थान दिया जाए। इन विषयों की शिक्षा से छात्र और देश दोनों का हित होगा और छात्र क्या करेंगे, अपनी शिक्षा को समाप्त करके सफलतापूर्वक किसी व्यवसाय में हिस्सा ले सकेंगे और उन्हें नौकरी खोजने के लिए इधर
उधर भटकना नहीं पड़ेगा। देश का यह हित होगा कि उसे विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी से मिल जाएंगे। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है। देखिए, कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि आप जैसे लिखा होता है बस वैसे ही पढ़ देते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये तो देखिए कि हमारी स्लाइड कैसी बनी हुई है, मैंने पीपीटी कैसे बनाई है। इतनी आसान भाषा में मैंने पीपीटी बनाई है, इतनी आसान भाषा में लिखा गया है कि आपको बस पढ़ने से समझ आएगा। बताइए इसमें मैं आपको क्या समझाऊं। एकदम साफ साफ जब मैंने सब कुछ लिख दिया है, तब इसमें आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप कोई बच्चे नहीं हैं, सब कुछ आप समझ सकते हैं। बस आपको ज़रूरत ये होती है कि कोई गाइड करने वाला हो, कोई अच्छे से आपका कंटेंट कहाँ मिलेगा, ये बात होती है। आप लोग ऐसे कमेंट मत करा करिए जिससे मुझे भी हर्ट होता है। तो दोस्तों ये था एक उद्देश्य जो आपने देखा है। अगला देखिएगा, व्यक्तित्व का विकास करना भी इसका उद्देश्य है कि माध्यमिक शिक्षा का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाए कि छात्रों का साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक विकास हो सके। छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत को भली भांति समझ सके और उसके विकास में आधारभूत योगदान भी दे सके। तो इसलिए व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ये उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा आयोग का। अगला उद्देश्य है नेतृत्व का विकास करना। माध्यमिक शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास करना भी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का आयोग इस तरह होना चाहिए कि छात्र जो है ये सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण करने योग्य बन सके। इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाए। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह एक अतीव आवश्यक है या अत्यंत आवश्यक है। अगला क्या है, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन के बारे में कहा गया है। तो ये देख लेते हैं। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में भी कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझाव को देखते हैं। तो पहला सुझाव है कि माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है ये 7 वर्ष होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आप इतने बार इसको पढ़िएगा कि आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या अवधि है, तो 7 वर्ष की अवधि है और यहाँ 11 से 17 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है, माध्यमिक शिक्षा की अवधि को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा और दूसरा है 4 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। ये आपने जान लिया। अगला है, वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 13वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। ये इनका कहना था। डिग्री कोर्स 3 वर्ष कर दिया जाना चाहिए और इंटरमीडिएट कॉलेजों से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय या प्री यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए इनके अनुसार। अगला है, बहुउद्देशीय कॉलेजों या स्कूलों यानी कि मल्टीपर्पज़ कॉलेज या स्कूल की स्थापना की जाए। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए जिससे कि छात्र जो हैं वो अपने उद्देश्य, रुचि और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकें। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध होना चाहिए और वहां उद्यान कला या हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, कुटीर उद्योग की शिक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए। इसके द्वारा विद्यालय के अनुशासन में सुधार भी होगा और छात्रों का हम अच्छे से मूल्यांकन भी कर सकेंगे। पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक और टेक्निक विद्यालयों की स्थापना हो जाए जो कि या तो स्वतंत्र रूप से स्थापित हो और फिर बहुउद्देशीय विद्यालयों से इसका संबंध भी हो। साथ ही इन विद्यालयों की स्थापना यथासंभव विभिन्न उद्योगों से संबंधित कारखानों के समीप ही होनी चाहिए। तो ये इनका कहना था। आगे देखिएगा, सरकार के उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर यानी कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो क्या होते हैं, टैक्स होते हैं, लगाकर इससे प्राप्त धन टेक्निकल शिक्षा के विस्तार पर खर्च या व्यय करना चाहिए। भारत के प्रत्येक राज्य में निवास
विद्यालयों की स्थापना, जिसे आप आवासीय विद्यालय कहते हैं, इसकी स्थापना होनी चाहिए। अंध, बधिर और मूक व्यक्तियों या बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालयों का प्रबंध समुचित रूप से किया जाना चाहिए। इस प्रकार से विद्यालय में शिक्षा दी जाए कि जो बच्चे मूक, बधिर हैं, बोल नहीं सकते या उनको दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए भी वो भी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें विद्यालय में। बालिक बालिकाओं की शिक्षा में कोई भी विशेष अंतर की आवश्यकता नहीं है, परंतु बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की अलग से शिक्षा दी जानी चाहिए। पब्लिक स्कूलों को कुछ समय तक यथावत चलने दिया जाए, और परंतु एक निश्चित अवधि के पश्चात उनका संगठन अन्य माध्यमिक विद्यालयों की भांति कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारे पुनर्गठन है माध्यमिक शिक्षा के, जो कि आपने देखा है। कई सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है भाषाओं के अध्ययन की। तो भाषाओं के ऊपर भी इन्होंने बात की है। मुदालियर आयोग ने मुख्यतः 3 भाषा के स्थान एवं अध्ययन के संबंध में अपने सुझाव दिए थे। पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा संस्कृत। तो एक एक करके बात करते हैं। हिंदी का स्थान क्या है? तो मुदालियर आयोग का यह मत था, यह कहना था कि हिंदी को विद्यालय स्तर अध्ययन का अनिवार्य विषय होना चाहिए। इसके संबंध में आयोग का यह भी तर्क है कि भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाए और इसके कारण हिंदी का अध्ययन अनिवार्य हो सके। हिंदी कुछ समय बाद केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच आचार विचार के आदान प्रदान की भाषा बन जाएगी और वह भारत के अधिकांश व्यक्तियों के विचारों की विनिमय की भाषा भी होगी, और जो लोग हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं वे भी इसका प्रयोग करने लगेंगे। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी इस देश की राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता के विकास में योगदान देगी। जो व्यक्ति हिंदी का अध्ययन नहीं करेंगे सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाएंगे तथा हिंदी जानने वाले लोगों के विचारों को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मुदालियर आयोग का कहना था कि हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाया जाए। अगला क्या है? अंग्रेजी के स्थान की बात की गई है। तो मुदालियर आयोग का विचार है कि अंग्रेजी लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन का अनिवार्य विषय है और उसे स्थान भी उसका रहना चाहिए। आयोग का विचार था कि अंग्रेजी भारत के शिक्षित वर्गों में अत्यंत लोकप्रिय भाषा है। उसके अध्ययन ने भारत में राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में एकता स्थापित करने में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जो भारत की स्थिति रही है, अंग्रेजी के अध्ययन का यही परिणाम है। यदि संकुचित राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजों को माध्यमिक विद्यालयों से हटा दिया जाएगा, तब क्या होगा? उसका परिणाम घातक हो सकता है। अगली भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। तो इसके बारे में आयोग का सुझाव था कि संस्कृत को भी स्थान दिया जाए। इसलिए किया गया कि उसके अनुसार संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है और इस कारण उसका अध्ययन करना भी हमें अनिवार्य है। साथ ही संस्कृत ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से व्यक्तियों को सदैव अपनी ओर आकर्षित भी किया है तथा उसकी उपेक्षा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। संस्कृत का अध्ययन प्राप्त करके भारत के प्राचीन ग्रंथ में विद्यमान ज्ञान की हमें प्राप्ति हो सकती है। संस्कृत के द्वारा और इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें, ये चीज़ें आवश्यक हैं। तो ये कुछ भाषाएं थी जिनके ऊपर मुदालियर आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। अब बात आती है पाठ्यक्रम की कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो देखिएगा, पाठ्यक्रम जो है ये छात्रों की विभिन्न योग्यताओं व क्षमताओं के विकास में सहायक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए व लचीलापन होना चाहिए कि जब हम चाहें उसे अपने अनुसार चेंज कर सकें, जिससे कि उसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं व अभिरुचियों के अनुरूप बनाया जा सके। पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और छात्रों को जीवन के महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाया जाए। पाठ्यक्रम ऐसा हो कि छात्रों को न केवल कार्य करने की अपितु अवकाश का सदुपयोग करने की भी सुविधा प्रदान हो सके। पाठ्यक्रम के विषयों का एक दूसरे और जीवन से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। इनका कहना था कि करिकुलम ऐसा हो जो बच्चों को उनकी भाषा को आसान बनाए, उनके विकास में सहयोग करे। अगली बात है पाठ्यक्रम के विषय की, तो ये देख लेते हैं। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 2 स्तर में विभाजित किया था।
देखते हैं। और उसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का सुझाव भी दिया था। तो पहला स्तर क्या है, मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल। मिडिल या जूनियर हाई स्कूल में भाषाएं विषयों कौन कौन से स्थान दिए गए, तो विषय भाषाएं विषय थी, सामाजिक विषय था, सामान्य विज्ञान और गणित, कला, संगीत, हस्तशिल्प और शारीरिक शिक्षण, ये सारे विषय रखे गए थे जूनियर हाई स्कूल में। अगला है हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं। तो यहाँ पर विषय आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम के विषयों का विभिन्नीकरण या डाइवर्सिफिकेशन किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों की अभिरुचियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और वह जो चाहें वैसे विषय पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर विषयों को दो प्रकार से विभाजित किया गया। पहला क्या है, आंतरिक विषय, और दूसरा है वैकल्पिक विषय। आंतरिक विषय वे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कंपलसरी हैं, उन्हें लेना ही है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट वे होते हैं जिस पर वे चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें जो मर्जी आए। 2-3 सब्जेक्ट रखे जाते हैं कि इनका जो मन करे वे चूज़ कर सकें या ले सकें। अब ये जो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल और आंतरिक है, इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आंतरिक विषय। आंतरिक विषय सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य होता है। तो इसमें क्या है, पहला मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा। दूसरा है निम्न में से कोई एक भाषा। पहला हिंदी है, प्रारंभिक अंग्रेजी है, उच्च अंग्रेजी है, हिंदी के अतिरिक्त अन्य एक भारतीय भाषा भी है, अंग्रेजी के अलावा एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा, ये एक शास्त्रीय भाषा। तो इनमें से विद्यार्थी कोई एक को पसंद कर सकते थे, एक को अपने विषय में रख सकते थे। आगे देखिएगा, आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम होगा, उसमें शास्त्रीय भाषा का अलग एक पाठ्यक्रम होगा। दूसरा है सामाजिक अध्ययन के बारे में। तो सामाजिक विषयों का अध्ययन केवल 2 वर्ष ही होगा। गणित एवं सामान्य विषय दूसरा है। तो इन विषयों की शिक्षा 2 वर्षों में प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित में से चुना जाने वाला कोई एक विषय भी होगा, जैसे कताई बुनाई का, धातु का काम, मुद्रण का काम, दर्जी का काम, उद्यान विज्ञान, लकड़ी का काम, मॉडल बनाना या वर्कशॉप अभ्यास, और कसीदा एवं कुर्सिया का काम। तो ये सारे काम जो हैं, इनमें से एक विषय चुना जा सकता है। तो ये चीज़ भी कही गई है। पहला क्या था, आंतरिक विषय, जिसको हमने बात की है यहाँ पर। अगला है वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण या डाइवर्सिफिकेशन वैकल्पिक विषयों के अंतर्गत होगा। वैकल्पिक विषयों के 7 समूह होंगे, जिनमें से 3 समूह के विषयों का अध्ययन करना होगा। 7 यहाँ पर ऑप्शनल दिए गए हैं और इनमें से सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो हैं वो विद्यार्थियों को पढ़ने हैं। पहला समूह है विज्ञान का, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, भूगोल और स्वास्थ्य व शरीर विज्ञान। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो विज्ञान समूह के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है प्राविधिक के अंतर्गत व्यावसायिक विज्ञान, व्यवहारिक गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या विद्युत इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट प्राविधिक के अंतर्गत। तीसरा समूह है मानव विज्ञान का, जिसमें एक शास्त्रीय भाषा अथवा इतिहास को रखा गया है, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, संगीत और गृह विज्ञान। अगला समूह वाणिज्य का है या कॉमर्स का है। तो वाणिज्य प्रयोग, बही खाता, शॉर्ट हैंड और टाइपराइटिंग, वाणिज्य भूगोल और अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। पांचवा समूह कृषि का है। तो कृषि में सामान्य कृषि, बागवानी, पशुपालन, कृषि, रसायन और वनस्पति विज्ञान को रखा गया। समूह 6 में क्या रखा गया, ललित कलाओं के सब्जेक्ट को। तो कला का इतिहास जानना, ड्राइंग एवं डिज़ाइन बनाना, चित्रकला, प्रतिमान, संगीत और नृत्य को इसके अंतर्गत रखा गया। अगला समूह है 7वां समूह गृह विज्ञान का है, जिसमें पोषण और पाक कला को, गृह अर्थशास्त्र, मातृकला और शिशु पालन, गृह प्रबंध और गृह उपचारण, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये गृह विज्ञान समूह के अंतर्गत रखे गए। तो आपने देखा वैकल्पिक विषय जो हैं वो 7 रखे गए थे, 7 समूह, जिसमें से 3 समूहों का अध्ययन बच्चों को करना है। अगली बात है शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों के बारे में बात की जाए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का मत था कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रयुक्त शिक्षण विधियां नीरस और निर्जीव हैं।
फलस्वरूप उसके स्थान पर सजीव अथवा सक्रिय अथवा स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहला क्या है बताया गया, शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्रों को केवल कुशलता का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित मूल्य, उचित दृष्टिकोण अथवा कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण भी होना चाहिए। शिक्षण विधियों के अंतर्गत मौलिक बातों एवं कंठस्थ करने के कार्य का किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे सिर्फ चीज़ों को रट्टू तोता बन सके बच्चे, ऐसी शिक्षण विधि ना हो। इन पर बल ना देकर शिक्षण का आयोजन ऐसा हो कि वह उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक और व्यवहारिक हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रिया विधि या एक्टिविटी मेथड या फिर प्रोजेक्ट मेथड को अपनाना चाहिए शिक्षक को। छात्रों में सामाजिक जीवन एवं सहयोगी कार्यों के गुणों के विकास हेतु उन्हें समूहों में कार्य करने हेतु अधिक से अधिक अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये शिक्षण विधियों के बारे में इस आयोग ने बात की कि शिक्षण विधि कैसी होगी। अगला है अध्यापकों की जो स्थिति है उसमें सुधार की बात भी की गई। तो हमने कहा था कि आपकी ये क्लास थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो भी चीज़ें हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में हमने सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं। तो जानेंगे कि अध्यापकों की स्थिति में सुधार कैसा हो। मुदालियर आयोग का विचार था कि अध्यापक की जो स्थिति है उनका वेतन, कार्य करने की दशा बहुत ही असंतोषजनक है। इस तथ्य की दृष्टिगत रखकर आयोग ने कुछ सुझाव दिए कि देश के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन हेतु समान विधि का अनुसरण किया जाए, शिक्षकों के वेतनमान में सुधार किया जाए, सभी शिक्षकों के लिए सभी राज्यों में त्रिमुखी लाभ योजना या ट्रिपल बेनिफिट स्कीम चलाई जाए। इस योजना के अंतर्गत उन्हें पेंशन दी जाए, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी दी जाए, जिससे शिक्षक क्या करें, रुचि भी ले सकें। शिक्षकों की शिकायतों को सुनने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक निर्णायक मंडल भी होना चाहिए। शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए। तो शिक्षकों के बारे में जो सुधार हैं वो भी किए जाने चाहिए। इस तथा अगली बात है अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में भी इस आयोग ने बात की। माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह कहना है कि जिस नवीन संरचना को वह भारत में देखने का अभिलाषी है उसके हेतु विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की भी आवश्यकता है। भारत में प्रशिक्षण संस्थाएं अपने सीमित दृष्टिकोण के फलस्वरूप इस तरह के शिक्षकों का निर्माण करने में सफल नहीं हो रही हैं। अतः आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में कुछ विचार दिए हैं। पहला है प्रशिक्षण संस्थाएं जो हैं ये 2 प्रकार की होनी चाहिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त और दूसरा है स्नातकों हेतु। तो व्यक्तियों के हेतु इनकी प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष रखी जाए, जो माध्यमिक शिक्षा वाले हैं, उच्चतर माध्यमिक वाले, और स्नातकों के लिए इनके प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए तथा कुछ समय के बाद इन्हें 2 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में। यहाँ पर आपने कई सारे उद्देश्यों को देखा है और कई सारी बातें आपने मुदालियर आयोग के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा ये टॉपिक, आपको समझ आया कि नहीं आया, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।